नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और फिलहाल मेरठ से यह बड़ी खबर है। मेरठ में सीएम योगी का भव्य रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल भी मौजूद रहे और मेरठ में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, यानी कि दूसरे चरण में मतदान होना है। लेकिन उससे पहले मेगा रोड शो यह किया गया और आम जनता से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोट करने की अपील भी की गई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आज की तस्वीर है जब मेगा रोड शो ये किया गया। दूसरे चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले आम जनता से वोट की अपील और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेगा रोड शो की। और बागपत में दूसरे चरण के तहत मतदान होना है, लिहाजा हर पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बागपत में सार्वजनिक बैठक की, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बागपत से बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की है। किसान का सम्मान होगा तो देश समृद्धि के नए सोपान को प्राप्त करेगा। और चौधरी साहब पहले राजनेता थे देश के, जिन्होंने कहा था भारत की समृद्धि का मार्ग गांव के खेत और खलियान से होकर के जाता है। और अन्नदाता किसान की आवाज देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं में गूंजी थी। और आज चौधरी साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान का सम्मान किया है, अन्नदाता किसान को मान्यता दी है। भारत की राजनीति में अब किसान को नजरअंदाज करके कोई राजनीति नहीं कर पाएगा, ये मोदी जी ने करके दिखाया है। और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने सोशल मीडिया वॉलंटियर्स लोकसभा सम्मेलन में शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर कटाक्ष भी किया है। कांग्रेस के गरीबी हटाओ वाले नारे का जिक्र करते हुए कहा और यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया। साथ ही सपा बसपा पर भी लूट खसोट का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी को लेकर यह दावा किया कि बीजेपी के शासनकाल में धार्मिक आजादी है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के हेमंत सोरेन का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जनता इसका हिसाब अपने वोट से देगी। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी का जिक्र करते हुए कहा कि इसे बराबरी का अधिकार बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार की ऐसी योजना हो जिससे बराबर का लाभ पहुंचे तो इसमें क्या गरीबी है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी में है और यादव परिवार से 5 लोग इस बार चुनावी मैदान में हैं। यादव परिवार की इस एकजुटता का नजारा आज मैनपुरी में भी देखने को मिला है, जहां पर चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए लंबे वक्त के बाद शिवपाल यादव मैनपुरी आए थे और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव खुद मंच पर मौजूद थी। इस दौरान शिवपाल यादव ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ललकारते हुए कहा कि जनता अब इनका खेल समझ गई है। और बड़े तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल कासगंज से यह बड़ी खबर है। कासगंज के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह के लिए यह जनसभा करेंगे। आम जनता से वोट की अपील भी करेंगे। तो फिलहाल यह बड़ी खबर, कासगंज के दौरे पर आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पटियाली विधानसभा क्षेत्र में जनसभा यह होगी जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता से वोट की अपील भी करेंगे। और वहीं वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने बीजेपी के बयान पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कभी नीरव मोदी मेहुल चौकसी पर प्रतिक्रिया नहीं देती है। साथ ही दावा भी किया कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी हार रही है और हताश में उनकी भाषा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस ने हमेशा लोगों को मंगलसूत्र पहनाया, लोगों को सिकड़ी अंगूठी पहनाई, लोगों को सम्मान दिया। 4 से लेकर 14 में लोग संपन्न हुए, 14 से लेकर 24 में लोगों के पास विपन्नता आ गई, गरीब हो गए। आप गरीबी स्तर देख लीजिए कि 80 करोड़ लोगों को राशन आप दे रहे हैं, गरीब हो गए लोग, विपन्नता आ गई। तो सारे मंगलसूत्र तो उतार के मोदी जी ने पहले ही रख लिया लोगों का। और हम मंगलसूत्र ये हमारे सबसे बड़ा प्रतीक होता है जो अपने गले में सुहागनें पहनती हैं, सिंदूर और मंगलसूत्र। तो मोदी जी ने पहले ही वो तो नोटबंदी के समय ही सबको पूरी तरीके से।
और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर इस वक्त घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी को चुनौती देते हुए यह कह दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो पेज या फिर वो लाइन दिखा दें जहां उन्होंने ऐसा कहा है। हमारी घोषणा पत्र की वो लाइन बताएं, पेज बताएं कि कहां हमने ऐसा लिखा है, वरना मोदी जी आप प्रधानमंत्री पद का अपमान कर रहे हो, उस पद की गरिमा गिरा रहे हो। इतना बड़ा झूठ आपने बोला है, शोभा नहीं देता। मेरी चुनौती है, आप हमारे घोषणा पत्र को अंग्रेजी वाला पढ़ लो, अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो हिंदी वाला पढ़ लो, और उसमें वो लाइन दिखाओ मुझे जहां हमने ऐसा कहा। और हमने नहीं कहा और आप बोल रहे हो तो आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। और वे अमेठी में स्मृति ईरानी के कांग्रेस की लंका में आग लगाने वाले बयान पर भी पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने इस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उल्टा रोजगार, राशन और किसानों की सुख चैन का अपहरण किया है और भगवान हनुमान छीनने वालों को दंड देते हैं। तो यह वार पलटवार का दौर भी जारी है। दरअसल स्मृति ईरानी की तरफ से जो बयान सामने आया था उसी पर ही यह पलटवार किया है और यह कहा है कि दूसरों का सुख चैन छीनने वालों का जो हनुमान उनको दंड देते हैं, ये उन्होंने कहा है। दरअसल स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लंका में मोदी जी आग लगाएंगे। उस पर पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने यह कटाक्ष किया है। स्मृति ईरानी के बयान पर उन्होंने यह पलटवार किया है और साफ साफ उन्होंने यह कह दिया कि दूसरों का सुख चैन छीनने वालों को तो हनुमान जी दंड देते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अलीगढ़ में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने भाषण देना शुरू कर दिया तो अगले ही नजारा यह देखने को मिला कि सभा स्थल पर तैनात पुलिसकर्मी सभा के दौरान मोबाइल में गेम खेलते हुए नजर आए। इस नजारे का वीडियो वहां मौजूद समर्थक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बागपत में जनसभा में शिरकत की, जहां पर उन्होंने केजरीवाल से जुड़े मुद्दे को उठाया और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। साथ ही उन्होंने इंडिया अलायंस की सहयोगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करते हुए कहा कि यह लहर इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। मोदी जी पूरे देश की संपत्ति छीनकर अपने दोस्त को दे रहे हैं। कोयला अडानी का, गैस अडानी की, बिजली अडानी की, पानी अडानी का, सड़क अडानी की, पोर्ट अडानी की, एयरपोर्ट अडानी का, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को। आप बताइए और क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए। और अपने भतीजे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया है। मोदी जी का भतीजा बीसीसीआई का चेयरमैन है। तो देश की सारी संपत्ति लूट कर 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपए बैंक सेटलमेंट के जरिए चंद पूंजीपतियों का माफ किया है। तो पूरे देश की संपत्ति लूट कर प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार अपने दोस्तों को बांट रहे हैं। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर जनता टीवी के तमाम रिपोर्टर्स की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर भी डाल लेते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। ट्रेनों में बेटिकट चलने वाले यात्रियों को लेकर के रेलवे काफ़ी गंभीर है। उनको कम से कम, क्योंकि बेटिकट यात्रियों से जो है आरक्षण करा के जो चलते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी लेकर के लगातार रेलवे अभियान चलाता है। और उत्तर रेलवे ने ऐसा अभियान चलाया कि उसके श्याम बिहारी और महेश कुमार, दो जो है चल टिकट निरीक्षकों ने 1-1 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसा अर्जित किया और ये आमदनी बेटिकट यात्रियों से उन्होंने अर्जित की, जो अनारक्षित कोचों में चल करके और लोगों को परेशान करते हैं और उनकी सीटों पर कब्जा कर लेते हैं। तो इन स्थितियों को देखते हुए जो इन कर्मचारियों को डीआरएम ने खुद बुलाया और उनसे उन्होंने इंटरेक्शन किया और डीआरएम एस एम शर्मा ने उनको पुरस्कृत भी किया कि मंडल में सर्वाधिक आय देने वाले, 1-1 करोड़ से ज़्यादा आय देने वाले इन दोनों चल टिकट निरीक्षकों को उन्होंने सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा के जरिए बुलाया और अपने चैम्बर में बुलाकर उनको प्रशस्ति पत्र दिए। और इससे उन्होंने ये भी परिणाम आ रहा है सामने कि दूसरे जो चल टिकट निरीक्षक हैं उनको नसीहत मिलेगी और वो भी अच्छी कमाई करेंगे। उम्मीद है कि इससे जो है आरक्षण करा चलने वाले लोगों को राहत मिलेगी और डिवीजन की अर्निंग भी बढ़ेगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज की नवाबगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां नवाबगंज पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, सिंगबेरपुर में जहां डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती के निर्देश पर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, वहीं 2
बाइक सवार युवक आता देख पुलिस को वापस मोड़कर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन पर पुलिस पर फायरिंग कर दी दोनों ने, और जिसमें पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की है, जिसमें से एक के पैर में गोली लगी है और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। वहीं पुलिस ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया है। बता दें इनकी निशानदेही पर एक मोटरसाइकिल और बिना नंबर की ट्रक भी पुलिस ने बरामद की है और इनके पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। इनके आपराधिक इतिहास है, इनके ऊपर करीब 10 के करीब मुकदमे दर्ज हैं अलग अलग थानाओं में, और पुलिस अब इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेज रही है। मगर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है जिस तरह से ये अंतर जनपदीय गैंग के लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। पूरे देश में हनुमान जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के मठ मंदिरों में लोग बाकायदे हनुमान जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती कर रहे हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखनाथ मंदिर में हनुमान जी के 2 विग्रहों की बाकायदे उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना की और साथ ही उन्होंने आरती उतारी। देश में जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक हैं। अब पूरे देश में वो जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। इस व्यस्तता के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और बाकायदे गोरखनाथ बाबा की उन्होंने पूजा अर्चना की और रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह वो बाकायदे वहां पर हनुमान जयंती के अवसर पर आज 2 विग्रहों की उन्होंने बाकायदे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की, विधि विधान से उन्होंने आरती उतारी। आपको बता दे चलें कि इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में भ्रमणशील रहे और वहां पे परिजनों के साथ आए मासूम बच्चों को भी बाकायदे उन्होंने प्यार दुलार किया। यानी कि जो उनका हमेशा का बच्चों के प्रति प्यार दुलार रहता है वो भी आज पूरी तरीके से गोरखनाथ मंदिर में दिखा और वो बाकायदे उन्होंने जो है बच्चों को प्यार दुलार किया और साथ ही उन्होंने चॉकलेट दिया। इसी के साथ उन्होंने पोस्ट एक्स पर बाकायदे उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लोगों को पूरे देश में लोगों को हनुमान जयंती की बाकायदे शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से एक सनसनीखेज चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बंद कमरे में सिपाही की पत्नी ने खुद की आत्महत्या कर ली और कुछ देर बाद ही सरकारी पति सिपाही ने भी सरकारी ही राइफल से खुद की भी आत्महत्या कर मौत को गले लगा लिया। गौरतलब है कि बीती रात्रि लगभग 11:30 बजे चित्रकूट के रायपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवकली गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोली की सनसनाती आवाज से लोग चहल पहल हो उठे और देखा कि मयंक उस गोली पर गिरा पड़ा हुआ था और उसके सीने पर उसके गले पर गोली लगी हुई थी। बताया जा रहा है कि सिपाही मयंक झांसी के जीआरपी में तैनात था और वह 2016 में भर्ती हुआ था। पहले फेज के चुनाव के बाद वो देवकली आया हुआ था और अपनी पत्नी से ही कुछ अनबन होने के बाद उसकी अनबन हो गई और उसके कुछ देर बाद ही पत्नी ने खुद की फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सरकारी राइफल से ही कुछ देर बाद 1 घंटे के बाद मयंक ने भी गोली मारकर खुद की आत्महत्या कर ली। देर रात मौके पर पहुंची पुलिस ने भी मौके का मुआयना किया और सारे तथ्य जुटाए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और तथ्यों को जुटाने में जुट गई है। फिलहाल मयंक और उसकी पत्नी तो चले गए, लेकिन 1 साल का बेटा अपने पीछे छोड़ गए। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। आगरा पुलिस ने फर्जी जमानत देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के आगरा पुलिस ने 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 129 आधार कार्ड और नकदी सहित रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट मिले हैं। जो पुलिस ने अपनी जांच में पता चला है कि ये लोग फर्जी तरीके से पैसे लेकर लोगों को जमानत देते थे। जमानत देने के बाद ये फर्जी लोग फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर फरार हो जाते थे। थाना सदर पुलिस ने जब इन लोगों को गिरफ्तार किया तो पुलिस पूछताछ में पता चला ये लोग फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट लगाकर लोगों को जमानत दिलाते थे। उसके बाद ये लोग गायब हो जाते थे और इनके पास से तमाम फर्जी आधार कार्ड और तमाम दस्तावेज पुलिस ने बरामद किए हैं। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। मंत्री और बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि सामाजिक सम्मेलन के दौरान मंच से बोली स्मृति ईरानी कांग्रेस को बता दिया लंका,
खुद को मोदी का हनुमान बताया है। कहा हमको हनुमान बनना है और भाजपा को मतदान करके अपनी पूंछ से कांग्रेस की लंका में आग लगा देनी है। जनसंपर्क के दौरान सामाजिक सम्मेलन में प्रतिभाग कर रही हैं सांसद स्मृति ईरानी। आगे स्मृति ईरानी ने कहा, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वहां लोग प्रभु का नाम नहीं ले पा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में लोग सुरक्षित नहीं थे। स्मृति ईरानी कांग्रेस पर लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि अमेठी में 5वें चरण में होना है लोकसभा का मतदान। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि अमेठी की जनता किसके ऊपर ताज पहनाएगी। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार अब अंतिम पड़ाव में आ पहुंचा है। आज मेरठ में मायावती ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की। अपने संबोधन में मायावती ने भाजपा, सपा और कांग्रेस को जमकर कोसा। मायावती ने कहा कि बीजेपी अब आसानी से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है। मायावती ने यह भी कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का कार्य करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम सुंदर सुशोभित के साथ मेरठ से सरफराज अहमद। रायबरेली जिले के खनिज विभाग व पुलिस की संयुक्त टीमों ने एक साथ की छापेमारी। दरअसल पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले रानीखेड़ा गांव का है, जहां खनिज विभाग व पुलिस विभाग को यह जानकारी मिली थी कि वहां पे एक दुकानदार अवैध तरीके से डीजल की बिक्री कर रहा है, जिसको लेकर आज खनिज विभाग व पुलिस की संयुक्त टीमों ने एक साथ छापेमारी की और इस दौरान 430 लीटर अवैध डीजल बरामद किया। फिलहाल खनिज विभाग व पुलिस टीम आगे की लिखापढ़ी में जुट गई है। यह पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले रानीखेड़ा गांव का है। राहुल मिश्रा, जनता टीवी, रायबरेली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 26 अप्रैल को होने जा रहे गौतम बुद्ध नगर में चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। RWA ने वरिष्ठ नागरिकों को लेकर खास इंतजाम भी किए हैं और लोगों को लाने और ले जाने के खास इंतजाम भी ये कर लिए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जैसा कि 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में चुनाव होने हैं और 26 अप्रैल करीब आ चुकी है, ऐसे में सेक्टर 56 के RW के ऑफिस में आज हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ RWA के कार्यकर्ता और अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि क्या व्यवस्थाएं की गई हैं चुनाव को लेकर, किस तरह से लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने वोट डालेंगे जाकर, जिससे कोई समस्याएं ना खड़ी हो। तो सर, सबसे पहला सवाल यह है कि किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है। 26 अप्रैल को चुनाव होना है, ऐसे में लोगों को लाने ले जाने और जिससे कि वो आराम से अपने वोट डाल सके, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं की गई? लाने ले जाने के लिए अध्यक्ष जी ने सब व्यवस्था ठीक कर रखी है। लोग घरों घरों जा रहे हैं और उनको संपर्क कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, उसके लिए उनको प्रेरित भी कर रहे हैं। और जहाँ वोटिंग स्थल रहता है वहां पे पानी की, और अगर कोई आदमी कमजोर है या अपाहिज है या वो अंदर तक पहुंचने में असमर्थ है तो उसके लिए पूरी समुचित व्यवस्था की जाती है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक मुख्य कारण अलग है। जैसे मैं खुद अपने लिए फिटनेस हूं कि हमारे घर पे जो वोटर है वो 7 है, जबकि एक्चुअल पोजीशन में हमारे पास केवल वोट 2 हैं। हम हस्बैंड वाइफ केवल वोटर हैं और बाकी जो बच्चे थे वो अपनी अपनी जगह चले गए। वोटिंग लिस्ट करेक्ट करने के लिए कई बार आते हैं, लेकिन वो पता नहीं कि आपने खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। तो इससे थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारे घर पे वोट है 7 और जबकि एक्चुअल डालने वाले हैं 2, तो आप इससे पता लगा सकती हैं कि इसका परसेंटेज क्या बना। सर, जैसा कि अभी सर ने कहा कि वोटिंग लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं है, अपडेट तो इसके लिए क्या मतलब आपने कुछ प्रयास किए हैं कि वोटिंग लिस्ट अपडेट हो और अगली बार चुनाव जो है वो 100% हो सके? वोटिंग अपडेट के लिए हमारे पास कई बार BLO आए हैं, पर BLO काम नहीं करते। उनसे कई बार हमने कही कि जो घरों में है, मैंने एक अभी मकान खरीदा, प्लॉट खरीदा है, उस पर 7 वोट है जी, और मैंने कि इनको कैंसिल कर दो, या जो हमारे जो बुजुर्ग हैं या कोई डेथ हो गई है उनकी वोटों को आप इनको कैंसिल करो। उन्होंने एक भी कैंसिल नहीं करी है। पर हम जो यहाँ सेक्टर में रह रहे हैं लोग, उनके लिए हमने ई-रिक्शा की व्यवस्था करी है। घरों से हर ब्लॉक में 2-2 आदमी की ड्यूटी लगाई है, वो वोटों को निकालेंगे, जो नहीं आया उनको घर से लेके आएंगे। 2 गाड़ी करी है और ई-रिक्शा बुलाए हैं। 80% वोटिंग की आप बात कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है जो हैंडीकैप हैं, वृद्ध हैं, जो घर से नहीं जा सकते? घर से नहीं जा सकते उनके लिए हम अपनी कारों में लेके आएंगे, या जो वैसे आ सकते हैं उनको हम ई-रिक्शा लगा रखे हैं। सर,
चुनाव करीब है, तो आप किस तरह से अपना समर्थन दे रहे हैं, किस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो जाए? देखिए मैम, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया है कि वोटिंग परसेंटेज हमेशा हमारे सेक्टर से मोर देन 80% रहता है, बट मोर देन 80% परसेंटेज तब बनेगा जब एक्चुअल वोटर्स का हम देखेंगे। जैसे कि अभी हमारे वरिष्ठ नागरिक त्रिवेदी जी ने भी बताया है कि एक तो जो एक्सपायर्ड लोग हैं वो भी वोटिंग लिस्ट पे उनका नाम है। इसके अलावा जो बच्चे बाहर सर्विस पे चले गए हैं वो वोटर लिस्ट जो है अपडेट नहीं है, जिसकी वजह से ये परसेंटेज ऑफिशियली जो है हमारा बन नहीं पाता। अदरवाइज हमारी कार्यकारिणी का जो स्वरूप है, हमारे ABCDFG ये हमारे ब्लॉक हैं सेक्टर के, हर ब्लॉक में हमारे एक एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव है। तो प्रत्येक ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव को ये ड्यूटी दी गई है कि उस ब्लॉक का कोई भी घर, एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव है, तो प्रत्येक ब्लॉक के रिप्रेजेंटेटिव को ये ड्यूटी दी गई है कि उस ब्लॉक का कोई भी घर ऐसा न रहे जहां से वोटिंग न हो रही हो। सर 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं, पहले तो ये बताइए कि चुनाव का बूथ केंद्र कहाँ बना है सेक्टर 56 का? मैं एक्चुअली 55 से अभी 56 में शिफ्ट हुआ हूँ, लेकिन 55 सेक्टर में हमारा जो बूथ है वो RK माध्यमिक स्कूल में हमारा बूथ है चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए। सर चुनाव में किस तरह से सहयोग करेंगे? हाँ जी, चुनाव में किस तरह से अपना सहयोग दे रहे हैं? मेरे घर में 8 वोट हैं, लेकिन 4 आदमी आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ दिल्ली हैं, तो 4 आदमी हम वोट देंगे, जरूर जाएंगे। तो आपको बता दें कि हम यहाँ जानने ये आए थे कि चुनाव की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही समस्याएं सामने आ गई। RWA के अध्यक्ष मावी जी से जब हमारी बातचीत हुई और यहाँ के कार्यकर्ता जो सदस्य हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए तो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो हैंडीकैप लोग हैं और जो लोग चुनाव देने घर से नहीं जा पाते हैं उनके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की गई हैं। गाड़ियां लगवाई जाएंगी, गाड़ियों से उनको ले जाया जाएगा, वोट डलवाया जाएगा और उन्हें वापस घर छोड़ा जाएगा। लेकिन जो समस्या है वो समस्या ये है कि वोट लिस्ट जो है, वोटर लिस्ट जो है वो अपडेट नहीं है। सरकार लोगों को वोट देने के लिए तो जागरूक कर रही है, जगह जगह जागरूकता की रैली निकाल रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि अपना मतदान करें और देश के विकास में, देश की उन्नति में अपना सहयोग करें, ताकि देश को एक सही और सुलझा हुआ नेता मिल सके। लेकिन सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है, तो ऐसे में जनता को दोष कैसे देगी? क्योंकि पिछली बार जैसा कि बोला गया था कि 43% वोटिंग हुई थी और इस बार जिस तरह से जागरूकता रैली निकाली जा रही है तो 100% वोटिंग की उम्मीद सरकार कर रही है। लेकिन सरकार के ही कुछ अधिकारी जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि लोग अपना मतदान में सहयोग कर सके, उनका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया है, वोटर लिस्ट अपडेट नहीं हो पाई है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार को पहले अपने सारे काम पूरे कर लेने चाहिए ताकि जनता जो है वो मतदान में अपना सहयोग कर सके। बाकी क्या होगा 26 अप्रैल को, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो।